आरक्षण पर बहस नई नहीं है, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण की बहस ऐसे समय सामने आई है जब देश में सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है, शिक्षा का सार्वजनिक ढांचा कमजोर हो रहा है और रोजगार का स्वरूप स्थायी से ठेका व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह सवाल पूछना स्वाभाविक है कि क्या यह बहस वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या समाज को नए सिरे से बांटने का राजनीतिक प्रयोग है। इस प्रश्न का उत्तर इतिहास में छिपा है। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग प्रशासनिक पहचान मिली। 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की नींव रखी। 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूत समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत वकालत की। पूना पैक्ट के बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विचार बदल गया, लेकिन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत संविधान तक पहुंचा। संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण कोई स्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को कम करने का संवैधानिक उपाय है। इसी सोच के आधार पर अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची बनाई गई। उद्देश्य स्पष्ट था, जो समुदाय सदियों से सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का शिकार रहे हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर मिले। आज बहस इस बात की है कि क्या इन समुदायों के भीतर भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 6-1 के बहुमत से राज्यों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी। साथ ही यह भी कहा कि ऐसा केवल ठोस और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है, राजनीतिक सुविधा या अनुमान के आधार पर नहीं। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है। जब 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, जातिवार आंकड़े पर व्यापक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, तब किसी भी उपवर्गीकरण का आधार क्या है। यदि डेटा ही अस्पष्ट है तो सामाजिक न्याय का दावा किस आधार पर किया जाएगा। संविधान की कसौटी भावनाएं नहीं, प्रमाण है। महाराष्ट्र में प्रस्तुत बदर समिति की रिपोर्ट को लेकर भी यही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। यदि रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ है तो उसे सार्वजनिक करने में संकोच क्यों। किन सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मानकों के आधार पर समूह बनाए गए। अनुसूचित जातियों की सभी जातियों के से समान रूप से संवाद हुआ या कुछ चुनिंदा प्रतिनिधित्वों के आधार पर पूरी सूची का भविष्य तय किया गया। लोकतंत्र में गोपनीयता जितनी बढ़ती है, संदेह भी उतना गहरा होता है। यह भी देखना होगा कि जिन राज्यों में उपवर्गीकरण के प्रयोग हुए, वहां उसका स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट कभी हुआ या नहीं। क्या सामाजिक विषमता वास्तव में कम हुई उन राज्यों में। क्या आर्थिक अवसर बढ़े। क्या शिक्षा और रोजगार में समानता आई, या समूहों के बीच नई सामाजिक प्रतिस्पर्धाएं और अविश्वास पैदा हुआ उन राज्यों में। यदि किसी नीति का मूल्यांकन न हो तो उसे सफलता कैसे माना जाए। बहस का दूसरा पक्ष इससे भी अधिक गंभीर है। आज आरक्षण का सबसे बड़ा संकट आरक्षण का प्रतिशत नहीं, बल्कि सरकारी अवसरों का सिकुड़ना है। लाखों स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त है। अनेक विभागों में नियमित नियुक्तियों की जगह ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था बढ़ गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार घटे हैं। बैंकों का विलय, रेलवे के पुनर्गठन, रक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव और विभिन्न सेवाओं के निजीकरण ने स्थायी नौकरियों का दायरा लगातार छोटा किया है। यहाँ नियमित नौकरियां ही नहीं बचेगी, वहाँ आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। शिक्षा की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। सार्वजनिक विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के हजारों पद रिक्त है। गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा लगातार कमजोर हो रही है, जबकि निजी शिक्षा महंगी होती जा रही है। ऐसे में मात्र आरक्षण का अधिकार पर्याप्त नहीं है, अवसरों का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित अनेक सार्वजनिक चिंतकों ने लंबे समय से इस सुझाव दिया कि यदि सामाजिक न्याय को वास्तविक अर्थ देना है तो निजी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर समान गंभीरता से काम करना होगा। सिर्फ आरक्षण के भीतर पुनर्वितरण बिना अवसरों का विचार किए स्थायी समाधान नहीं हो सकता। दरअसल बात यह भी है कि इस पूरी बहस में
समाज के भीतर संवाद कम और आरोप अधिक दिखाई देते हैं। अनुसूचित जातियों की विभिन्न जातियों के बीच सोशल मीडिया पर जिस तरह कटुता और अविश्वास बढ़ा है, वह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सामाजिक न्याय की किसी भी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम सामाजिक एकता होना चाहिए, स्थायी विभाजन नहीं। राजनीति का स्वभाव है कि वह समाज के दरारों में अपने लिए रास्ते तलाशती है। इसीलिए नागरिक समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह हर नीति को संविधान, पारदर्शिता और प्रमाण की कसौटी पर परखे। किसी भी सरकार, किसी भी दल या किसी भी विचारधारा से यह प्रश्न पूछना लोकतंत्र की दृष्टि से अपराध नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना समाज को छोटे छोटे खांचों में बांटना नहीं था, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि समान अवसर, समान गरिमा और संवैधानिक बंधुत्व का भारत। यदि कोई नीति इन मूल्यों का मजबूत करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यदि वह अविश्वास बढ़ाती है तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा उतनी ही आवश्यक है। इसलिए उपवर्गीकरण के पक्ष या विपक्ष में भावनात्मक नारों की आवश्यकता नहीं, बल्कि पारदर्शी डेटा, स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट और व्यापक सामाजिक विमर्श की आवश्यकता है। सरकार पहले यह बताए कि कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, कितने पद रिक्त हैं और शिक्षा और रोजगार में विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति क्या है और किस वैज्ञानिक आधार पर उपवर्गीकरण की नई नीति बनाई जा रही है। सामाजिक न्याय का अर्थ अवसरों का विस्तार करना है, केवल कोटा तय करना ही नहीं है। समाज की चेतना प्रतिनिधित्व के साथ साथ बंधुत्व की भी बात करती है। यदि प्रतिनिधित्व की बहस बंधुत्व को कमजोर कर दे तो लोकतंत्र अतः सबका नुकसान ही करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर संवाद बढ़े, मेल मिलाप बढ़े, टकराव नहीं, प्रमाण आधारित नीति बने, प्रचार आधारित नहीं, और संविधान को हमेशा अपनी राजनीतिक सुविधा से ऊपर रखा जाए। जय संविधान, जय भारत।